हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ्स में। तो साथियों, जो पीजीटी एग्जाम होने वाला था, ये आपको भी न्यूज मिल चुकी है कि अब वो नहीं हो रहा है। एक बार पहले भी टीजीटी के एग्जाम का जो नोटिफिकेशन इन्होंने डाला था पोस्टपोन के लिए, वो भी बड़ा दुखद था। और एक बार फिर से ये पीजीटी का जो एग्जाम इन्होंने पोस्टपोन किया है, बहुत ही दुखदायक है। सुनने में भी कष्ट होता है कि गवर्नमेंट एक एग्जाम टाइम से नहीं करा पा रही है। सोचिए कि इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें से एक अध्यापक के लिए बस दो ही एग्जाम होते हैं, टीजीटी और पीजीटी लेवल वाला, वो भी समय से नहीं करा पाते हैं। 2022 का ये फॉर्म भरा हुआ है। हालांकि मैं उसी समय वीडियो ला सकता था, बना सकता था, लेकिन मुझे भी बताने में और वीडियो में बार बार बोलने में थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हम बार बार आपको मोटिवेट करते हैं, और कब तक मोटिवेट करते रहें, ये भी तो एक प्रश्न उठता है। इसलिए मैं बार बार ये जो एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, इतनी डेट को होगा, संभव है, पॉसिबिलिटी है, इन सब वीडियोस बनाने की मैं कोशिश नहीं करता हूं। मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन आता है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, आप देखो संभावनाएं बन रही है कि अगस्त में एग्जाम होगा पीजीटी का, सितंबर में टीजीटी का होगा। मैं एक आपको सांत्वना ही दे सकता हूं, एक फिर से आपके अंदर एक मोटिवेशन ला सकता हूं कि आपका जो दृढ़ संकल्प है, जो आपका आत्मविश्वास है, वही आपको जीवन में सफलता दिलाएगा। जरूरी नहीं है कि एक सरकारी नौकरी पाना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है, नहीं। आज अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर में कहीं किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। हर आदमी को मौका नहीं मिलता है कि इस विद्यालय में जाके पढ़ाए। तो आप अगर प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हैं, उसमें भी आप अपने जीवन की सफलता मानिए, ठीक है। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं बार बार हर वीडियो के माध्यम से मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से भी यही कहूंगा कि आपका एग्जाम कभी भी हो, आपका एग्जाम कभी भी हो, बस आप अपनी तैयारी करते रहिए। चाहे वो 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो। जब हम 2022 से अब तक का इंतजार झेल चुके हैं, तो और सही 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने और इंतजार कर लीजिए। लेकिन अपनी तैयारी को इतना मजबूत बना दीजिए कि गवर्नमेंट जब भी एग्जाम कराए तो हमारा उस लिस्ट में नाम हो, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो ये कोई बड़ी असफलता नहीं होती है, क्योंकि हर आदमी अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से सफल जरूर होता है। सरकारी नौकरी पाना ही सफलता का एक मुद्दा नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं, और उन क्वेश्चंस को आप भी करिएगा और मैं यहां सॉल्व कराऊंगा। और कोशिश करेंगे कि आपके जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं उन पर और ज्यादा फोकस किया जाएगा, प्रैक्टिस सेशंस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, जो आपके डाउट्स होंगे उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आप सब समझदार हैं, सब अध्यापक हैं, अच्छी एज के हैं, सब में मैच्योरिटी है। आप अपने विवेक से भी काम कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है? ए प्रोजेक्टाइल, एक मिनट भाई। A projectile has a range on horizontal plane is equal to the 3 times of the maximum height। वो कह रहा है कि जो रेंज है वो क्या है, 3 टाइम्स है किसकी, मैक्सिमम हाइट की, ठीक है। अच्छा जी, कह रहा अटेन्ड बाई इट इफ यू बी द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यू क्या है, वेलोसिटी है। देन हमसे पूछा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये आपका क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। तो देखिए
वेलोसिटी u की जगह u है, बस हमें एंगल फाइंड आउट करना है। उस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दी r इक्वल टू 3 है, तो हमें पता है फॉर्मूला होता है r tan अल्फा इक्वल टू में 4h। r की वैल्यू कितनी है 3h है, 3h tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 4h आ गया, h से h कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो tan अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आ गई 4/3। लेकिन मुझे देखो यहां मैंने एंगल अल्फा माना है, लेकिन यहां मैंने थीटा लिखा है, तो इसे भी आप क्या कर लो अल्फा कर लो, इसे भी क्या कर लो अल्फा कर लो, ठीक है। अब देखिए, अब ये पता है राइट एंगल ट्राइंगल में बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये 4 3, तो ये कितना आएगा 5, तो आपको पता है साइन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहीं से रख दो क्या कि 2u साइन अल्फा की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 4 अपॉन में 5, और नीचे ऑलरेडी क्या है g है, तो 4 दूनी 8u अपॉन में 5g हमारा क्या है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, शायद ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है कोई बात नहीं, ये x डैश y डैश है, ये क्या है x डैश y डैश टू द इलिप्स। आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर किसी पॉइंट से फाइंड आउट करते हैं, x1 y1 लिखवाया था मैंने, लेकिन यहां x1 y1 की जगह क्या है x डैश y डैश है, तो यहां क्या हो जाएगा, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स की क्या पढ़ी थी x x1 अपॉन a स्क्वायर y y1 अपॉन b स्क्वायर, लेकिन x1 y1 की जगह यहां पे क्या है x डैश y डैश, तो सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा x x डैश अपॉन a स्क्वायर प्लस y y डैश अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जब हमने आपको चैप्टर पढ़ाए हैं तभी ये रिजल्ट आपको लिखाए हुए। अगला सवाल आपके सामने है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 8 थीटा कोसेक की पावर 8 थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करके बताइए। देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराने की कोशिश करूं, अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रख दूं, तो साइन पाई बाई 2 1, कोसेक पाई बाई 2 1 इक्वल टू 2, तो देखो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 यहां भी रख दो, साइन पाई बाई 2 1 1 की पावर 8, 1 की पावर 8 करोगे तो 1 आएगा, ऐसी कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1 1 की पावर 8 करोगे तो 1 आएगा, 1 और 1 क्या आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा डी बी एकदम राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, देखो इसे पढ़ना जरूरी है, ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट पढ़े आपने, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये ये मल्टीप्लाई नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई समझोगे तो आंसर कुछ और आएगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट समझोगे तो आंसर कुछ और आएगा। देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ माइनस सॉरी प्लस, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं आप लगा लेना, माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, जैसे डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ 1 होता है, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट ए आई का आई के साथ 0 होता है, आई का जे के साथ के होता है, तो ऐसे ही ए का ए के साथ क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी क्या होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, जैसे आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई होता है, डॉट प्रोडक्ट में कैसे भी कर लो बराबर होता है, लेकिन यहां क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस लग जाता है, जैसे ये क्या है ए क्रॉस, ये तो 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास ए क्रॉस बी, और देखो माइनस का बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, तो ये क्या आ गया प्लस का ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, यही हमारा क्या है आंसर है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल, द वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन अ स्टोन, आपको वर्क डन पूछा है हैविंग मास, मास दिया हुआ है 2 kg, देखो एक तो वर्क डन हमने पढ़ा था एफ डॉट डी आर, यहां वेक्टर में पढ़ा होगा आपने, वेक्टर डिफरेंशिएशन वेक्टर इंटीग्रेशन, और सिंपल भी वर्क डन पढ़ा होगा आपने, लेकिन जब आप मास दिया होता है ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स वर्टिकल फॉल फ्रॉम रेस्ट, तो जब मास दिया होता है तब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच होता है, जी की वैल्यू 9.8 होती है, एम हमें दिया हुआ है,
एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एच फाइंड आउट करने के लिए उसने एक कंडीशन दी है कि आपको 5th सेकंड में ऑफ इट्स वर्टिकल फॉल, वर्टिकल फ्रॉम, देखो वर्टिकल फॉल मतलब ऊपर से गिर रहा है, और ऊपर से जब गिरता है फ्रॉम रेस्ट से, तो यू की वैल्यू क्या होती है 0। और जब nth सेकंड के लिए हाइट निकालने का फॉर्मूला हमने लिखवाया है क्या, h इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू ब्रैकेट में 2n माइनस 1। nth सेकंड के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला s होता है, लेकिन s किस में कन्वर्ट हो जाता है, h में कन्वर्ट होता है जब ऊपर और नीचे की बात करते हैं तो, ठीक है। अच्छा h मुझे निकालना है, u की वैल्यू 0 है, ये g बाई 2 है, nth सेकंड मतलब 5th सेकंड, n की वैल्यू 5, 5 टू 10 माइनस का 1, तो ये कितना आ गया 9g बाई 2। जी रख लो चाहे जी की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, जी की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा 9.8 आएगा, यहां क्या आएगा 9.8 आएगा। 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 9 2 9 18, 10 में से एक घटाओगे तो 9, 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 81, 8 9 चौक 36 और 8 44, 44.1 रख दो सारी वैल्यूज। W इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 2, g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू 9.8 है, और मल्टीप्लाई में h की वैल्यू क्या है 44.1। देखो अब इनका आप मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे तो 864.36 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। ये अभी आपके पास टाइम है, अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ब्रिजवासी मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अभी समय है, 2 महीने का तो समय है ही है आपके पास में, तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, इफ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दी हुई है, देन वैल्यू ऑफ कॉस ए पूछा है, तो कॉस ए की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। तो रखो जी, बी स्क्वायर करोगे 15 का स्क्वायर 225, प्लस सी स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 7 सत्ते 49, 4 7 7 14 और 4 18, एक एकम एक और एक दो, सही है। ए स्क्वायर करोगे 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 2bc, 2 इंटू में बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 और सी की वैल्यू कितनी है 17। सॉल्व करो जी, देखो 289 में से 64 घटाओगे, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गई 2 और ये 2 है, 225 और 225 कितने हो जाएंगे 450 बटे में 2 गुणा में 15 गुणा में 17, 15 3 जा 45, 15 तिया 45, 30 आ गया, 2 से कितनी बार कट गया 15 बार, तो आंसर कितना आया 15 बटे में 17 हमारा क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है भाई, सही चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत कोई समस्या, कमेंट करते रहिएगा, कमेंट आपके लिए खुले रहते हैं, आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। आप में मन में चल रहे क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, कहीं ना कहीं जब भी समय मिलता है तो आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कह रहा है दी मेंबर ऑफ थ्री एथलेटिक टीम्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में, जैसे अब बहुत सारे शिक्षक साथी कॉल करके कहते हैं कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिया करें। अब तो मैं आपको समझा देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश मैथमेटिक्स में कोई मैटर नहीं करती है, मेरी भी कोई इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि भाई मैं यहाँ खड़े होके आपको इंग्लिश में ही बोले जा रहा हूँ, इंग्लिश में बोले जा रहा हूँ, नहीं, सब कुछ हिंदी में बोल रहा हूँ। अब अगर ऐसे इस देखो, बाकी तो सब आप देख रहे हो सब डिजिटेबल फॉर्मेट में होते हैं, अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस वर्ड फॉर्म में आ जाते हैं तो उनका क्या करना है, मैं हिंदी आपको ट्रांसलेट कर देता हूं ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मेहनत आप भी करेंगे तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बहुत मेहनत लगती है, 2 बार टाइप करेंगे इंग्लिश में हिंदी में तो बहुत ज्यादा समय लगता है, इतना समय नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा मैनेज करें, थोड़ा सा मैं करूंगा, इनको हिंदी में बोल दिया करूंगा, इससे आप समझ लिया करें। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, देखो एक स्कूल में एथलेटिक टीम है, जो खेलते हैं कूदते हैं उनको एथलेटिक बोलते हैं। एथलेटिक टीम है और उसके कितने हैं 3 मेंबर्स हैं, कौन कौन से, एक तो है क्रिकेट, में 21 आर इन द क्रिकेट टीम है, जो उसमें कितने हैं 21 हैं।
और हॉकी में कितने हैं 26 हैं, और फुटबॉल में कितने हैं 29 हैं। अमोंग देम 14 प्ले हॉकी। अब जो हॉकी एंड क्रिकेट, जो हॉकी और क्रिकेट दो, देखो ये तो अलग अलग है। ये क्रिकेट के 21 हैं जो क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी हॉकी खेलते हैं 26 हैं, और जो फुटबॉल फुटबॉल खेलते हैं 29 है। लेकिन जो दोनों खेलते हैं कौन से, हॉकी और क्रिकेट 14 हैं, जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं वो 15 हैं, जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं वो 12 हैं। अब जो तीनों खेलते हैं, जो हॉकी भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, वो कितने हैं 8 है, कह रहा है ना 8 प्ले द 3 गेम्स, तीनों गेम खेलते हैं 8, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं जो भी हैं। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 3 एथलेटिक्स टीम्स, ये तीनों एथलेटिक टीम्स में टोटल मिला के कुल कितने आदमी हैं। ऐसे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से करना बहुत आसान होता है। जैसे इसमें टीम है, जैसे 2 होते हैं तो हम वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब 3 होते हैं तो वेन डायग्राम हमारा कैसा बनता है, इस तरीके से। एक को मान लिया हमने क्रिकेट, इसको इसको मान लिया हमने हॉकी, और इसको मान लिया हमने फुटबॉल। अब आपको उठाना कहां से है, सबसे पहले जो लास्ट में कंडीशन मतलब तीनों की दी हुई है, देखो इन तीनों में कॉमन एरिया क्या है, तीनों में कॉमन एरिया ये वाला है कि नहीं। तो तीनों जो चीज खेलते हैं वो कितने प्लेयर हैं, 8 हैं। तो मैंने 8 को कहां रखा, नी पीछे से लेना है, 8 को रखा बीच में। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, मैं एक बार यहां पे चलो रेड तो है ही, ये वाला जो पोर्शन है देखो, ये जो पोर्शन है, ये इन दो, देखो ये दो वेन डायग्राम का है, इसका मतलब ये क्रिकेट और हॉकी का है। इसका मतलब ये जो है ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्रिकेट और हॉकी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों को कितने हैं, हॉकी और क्रिकेट, क्रिकेट और हॉकी का है, हॉकी एंड क्रिकेट के कितने 14, तो ये दोनों मिला के 14 है, ये पूरा 14 है, ये पूरा 14। लेकिन हमें पता लग गया इसमें से 8 तो तीनों है, तो बचे क्या 6, तो वो 6 यहां लिखे जाएंगे, तो टोटल मिला के 14 है। देखो ऐसे ही किसके, हॉकी और फुटबॉल के, हॉकी और फुटबॉल मतलब ये वाला पूरा पोर्शन कितने हैं 15 है, लेकिन 8 तो इसमें आ गए, तो बचे कितने 7, ये कितने आ गए 7। अच्छा बचा ये वाला, ये किसका है, क्रिकेट और फुटबॉल का, क्रिकेट और फुटबॉल के कितने हैं 12, तो 12 में से 8 यहां है ही, तो बचे कितने 4, कितने बचे 4। अब देखिए टोटल क्रिकेट, ये टोटल है क्रिकेट का, टोटल क्रिकेट के कितने हैं 21, तो हमें मिल कितने गए 8 4 12, 12 और 6 18, और टोटल कितने हैं 21, तो बचे कितने 3। अच्छा जी हॉकी में कितने 26, तो कितने मिल गए 8 और 6 14, 14 और 7 कितने हो गए 21, 21 और 5 26, ये लो जी 5 बचे यहां जो बचा कुचा है। अच्छा बाद में कितने फुटबॉल के 29, तो ये देखिए 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 10 29, तो ये कितने बचे 10। ठीक है अब देखो इन सबको ऐड करो, क्रिकेट के आपके टोटल 21 हैं, हॉकी के आपके 29 26 हैं, और इसके आपके 29 है। अच्छा अब हमसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर सबको जोड़ दो कितने आ रहे हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 13 में 8 जोड़ोगे तो 21, 21 और 7 28, 28 10 38, 38 और 5 43। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर। ये मैंने समझाया है तो आपको थोड़ा समय लगा है, लेकिन आप जब इन क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से कर लोगे तो इससे आसान तरीका आपको मिलेगा नहीं कोई भी, आप फॉर्मूले से करोगे टाइम लगेगा। ठीक है सही चल रहा है सब। चलिए अगला सवाल, ये ब्रिजवासी मैथ्स का टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर लेना, जो भी इंफॉर्मेशन होती है पीडीएफ जहां भेजनी होती है वो यही मिलती है, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यही मिलेगी। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस में आप कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ये 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर नीचे क्या कर लो मल्टीप्लाई।
यहां क्या कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई, ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे 1 माइनस। तो देखिए ऊपर तो 1 माइनस कॉस एक्स है, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ऊपर तो 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स है, नीचे देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं नीचे क्या लिख देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो इसमें दो आएंगे, इन साइन को अलग अलग कर लो, दो साइन कर लो, साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, तो कॉस अपॉन साइन तो हो गया कॉट, और 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कोसेक, और बाहर क्या है, डीएक्स। अब इंटीग्रेशन कर दो, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का कोटेक एक्स, कॉट एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, नहीं, कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, तो ये हो गया कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस कोसेक एक्स, और लिमिट रख दो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है फॉर्मूले में भी, तो इसलिए आप भी लिख लिख के थोड़ा सा रिवाइज किया करें। देखिए पहले रखोगे यहां माइनस का अपर लिमिट 3 पाई बाई 4 प्लस कोसेक 3 पाई बाई 4, बीच में आता है माइनस, फिर लोअर लिमिट माइनस का कॉट पाई बाई 4 और प्लस में कोसेक पाई बाई 4। देखो इसको इसको सॉल्व करना सीखो, ये जैसे ये कॉट 3 पाई बाई 4 है, तो पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और देखो यहां सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई, पाई से लेस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉट पाई बाई 4, तो यहां से वैल्यू क्या आई, माइनस का 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें क्या मिली, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गई। अब कोसेक 3 पाई बाई 4 वही, कोसेक पाई प्लस पाई बाई 4, देखो कोसेक तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं सॉरी पाई प्लस कह रहा है, सॉरी, देखो कॉट पाई प्लस कह रहा है, पाई प्लस कहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और थर्ड में ये पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव आएगा तो यहां क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अच्छा जी, पाई प्लस पाई बाई 4, पाई थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोसेक पाई बाई 4, कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, √2, तो ये क्या आ गया, माइनस का √2, माइनस का √2, कॉट पाई बाई 4 1, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस माइनस कोसेक पाई बाई 4 √2, √2 से √2 कट गया, और 1 से 1 कट गया, जीरो आंसर आ गया, 1 से 1 कट गया, तो जीरो ऑप्शन नंबर सी है। एक बार आप इस मुझे जो कंफ्यूजन लग रहा है वो एक बार आप ये चेक कर लेना, कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इफ द वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इस तरीके से, ये कोई भी दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड, जब कोई भी दो वेक्टर कोई भी एडजेसेंट साइड आपको दे दे, तो उसका जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, सब लिखाया हुआ है मैंने, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले आई, फिर जे, और फिर के। ए के आई जे के कोफिशिएंट 2 -3 -1, 2 -3 -1, फिर बी के कोफिशिएंट 1 4 -2, 1 4 -2, इसे सॉल्व करो जी। आई, ये कैंसिल 3 दूनी 6 प्लस 4 कितना आ गया 10, माइनस का जे, ये कैंसिल माइनस का 4 प्लस 1 माइनस का 3, प्लस में के,
ये कैंसिल, 4 दूनी 8 प्लस में 3 कितना आ गया 11। ये क्या आ गया हमारे पास a क्रॉस b। हमें क्या निकालना है मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। लिखो जी 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121। हालांकि मॉडुलस निकालने में माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। इनको जोड़ लो कितना आ जाएगा, ये 121 और 9 130 और 100 230। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से हमें पता लग गया कितना आया रूट 230। 1/2 तो आगे है ही और रूट में 230 आया तो 1/2 रूट 230 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। मॉडुलस निकालना है किसका सी वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस 5j प्लस 11k इज। ठीक है वैसे दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, मुझे यहां क्लियर दिख रहा है। चलिए इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस तो मैंने अभी सिखाया है। यहां पे मॉडुलस कैसे निकालेंगे, रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121, सबको जोड़ लो। 5 और 1 6 और 6 12, हासिल 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और क्या बचा 1 रूट 162। तो ये क्या हो जाएगा 81 दूनी 62। 81 9 का स्क्वायर रूट होता है और ये रूट में रहेगा तो 9 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है आगे चलते हैं अगला सवाल। इन अ ट्राइंगल ए बी सी if angle A equal to 120 degree and AB equal to AC then the value of B and C। बहुत आसान सवाल है, ट्राइंगल है। क्या है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है और इसमें क्या कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी। मैं यहां पे नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। उसने कहा है ये ए बी और ए सी क्या है बराबर हैं। ये क्या है बराबर हैं और ए एंगल क्या है 120 है ये वाला। और आपको पता है जब जो साइड्स बराबर होती है उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं बराबर। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बताइए। अब ये एंगल 120 है तो बचा क्या 60, 60 दोनों में बराबर बराबर बांट दो, ये 30, ये 30, 30 और 30 आ गए, बाकी के एंगल बी और सी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है राइट आंसर है। अगला सवाल 15। इफ द वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस के एंड दूसरा वेक्टर दिया हुआ है i माइनस 4j प्लस लैम्डा के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो आपको समझाया हुआ है a डॉट b क्या होता है 0 होता है। ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, मतलब कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा 0 के इक्वल होगा। कर लो i का i के साथ 1, j का j के साथ 1, k का तो 2 एकम 2, 1 का -4 में -4, 1 का लैम्डा में करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू में 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -2, उधर जाएगा तो प्लस का 2, लैम्डा का 2 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं, आसान सवाल है। अगला सवाल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a माइनस बी माइनस सी। हालांकि डिटर्मिनेंट पे मैंने आपको समझाया हुआ है, वैल्यू लेट कर लो, 1 1 1 कर लो, 1 -1 0 कर लो, 0 1 1 कर लो, जो मर्जी कर लो, आंसर आपका सही आएगा। लेकिन ये तो देखते ही हो रहा है, हमें क्या है देखो इसमें आप ऐड कर लो R1 R2 R3, तीनों रोज को आप ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो इन तीनों रोज को ऐड करो, यहां ऑपरेशन लगा दो कौन सा R1 इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तीनों को ऐड करो। देखो एक बी से एक बी घट जाएगा, एक सी से एक सी घट जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहां भी a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो में आ जाएगा। और देखो a प्लस बी प्लस सी दोनों पहले रो में से हमने क्या निकाल लिया बाहर निकाल लिया। बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो यहां 1 बचा, यहां 1 यहां 1। अब कौन सा ऑपरेशन लगा दो, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां ऑपरेशन लगा दो C2 में से C1 को घटा दो और C3 में से
C3 में से घटा दो C2 को, चाहे C1 को, किसी को भी घटा दो, बात एक ही है। C1 को घटा लो, किसी को भी घटा लो। देखो 1 में से 1 घटाओगे 0, पहली रो तो सेम रहे, कॉलम सेम रहेगा, 1 2B 2C, 1 - 1 0। फिर देखो इसे घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा, -B। तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, A + B + C। अगर समझ में नहीं आया तो मैं यहां लिख देता हूं B - C - A। में से किसको घटाओगे, 2B को। तो देखो 2B में से B घटाओगे तो -B मिलेगा, तो क्या मिला, माइनस कॉमन ले लिया, A + B + C मिला। ऐसे 2C - 2C 0, 1 - 1 0, 2B में से 2 घटाओगे 0, और इसमें से इसको घटाओगे तो फिर क्या मिलेगा, माइनस कॉमन निकाल लिया, A + B + C मिलेगा। ठीक है, इस रो में से A + B + C कॉमन आ रहा है, इस रो में से A + B + C कॉमन, सॉरी कॉलम में से, तो 2A + B, एक यहां पे है ही, तो बचा यहां पे क्या, A + B + C का क्यूब। और यहां क्या बचेगा, यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, और एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1 से कर दोगे तो 1, ये कैंसिल, 1 - 1 0, तो ये 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ गया, A + B + C का होल क्यूब आ गया। समझाया ज्यादा है, लिखा कम है। अब इसको करोगे 0, इसको करोगे 0। ठीक है, लिखा कम है, समझाया ज्यादा है। ध्यान देना इस बात को, क्योंकि कई चीजें मैंने स्किप कर दी है, जैसे यहां लिखने का मैंने यहीं बता दिया, इस वाले का मैंने इसी में बता दिया। ठीक है, समझो, लिखो कम, पेन कम चलाओ, जुबान और दिमाग ज्यादा चलाओ। ठीक है, और आपको तो जुबान भी नहीं चलानी, सिर्फ दिमाग चलाना है और हाथ चलाने हैं। अगला सवाल, द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, देन इट्स सेंटर बताने। इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या कहता है कि x² और y² के जो कोफिशिएंट है वो बराबर होने चाहिए। और ज्यादातर हमें इक्वेशन क्या पढ़ी हमने, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 पढ़ा है। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो x² और y² के कोफिशिएंट 1 1 होते हैं, लेकिन पहले क्या करने हैं, वो बराबर करने हैं। यहां से बराबर करेंगे तो a किसके बराबर आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2a - 3 से। a को उधर भेजेंगे तो a बचेगा, और 3 को इधर भेज दो तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब a की वैल्यू 3 यहां पुट करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, 3x², देखो 3 2 जा 6 - 3 + 3y² माइनस का 4x माइनस का 1 = 0। और सेंटर क्या होते हैं, सेंटर होते हैं आपके, सेंटर क्या होते हैं, माइनस का g, -f। और आपको पता है, इसे कंपेयर करा दो, पहले 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x² + y² 4/3x माइनस का 1/3 बराबर 0। अब इसे कंपेयर करा दो किससे, x² + y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy और प्लस में c बराबर 0। देखो 2g से कंपेयर कराओगे, 2g बराबर कितना आएगा, माइनस का 4/3। तो g की वैल्यू 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार, तो क्या आ गई, माइनस का 2/3। f है ही नहीं यहाँ पे, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि y वाला टर्म है ही नहीं। तो सेंटर हमें क्या मिले, माइनस का g, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, 2/3, 0। तो ऑप्शन नंबर सी। ये सब पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती है साथियों, ये सब आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कोफिशिएंट 2g = -4/3 होता है, और 2 से 2 कट जाएगा तो g की वैल्यू माइनस का 2। ये भी सब लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में देखो कौन सा मिल रहा है, डायरेक्ट g। ध्यान देना, इस बात को लिखने की जरूरत नहीं होती है। मेरी मजबूरी है, यहां मुझे लिखना होता है, समझाना होता है। हर साथी एक जैसा नहीं होता है, इसलिए मैं बार बार लिख के ही समझाता हूं। जैसे अब यहां पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, कैसे कि दिस सबसेट ऑफ दिस सेट 0 है। अब सबसेट बताने, सब हर एक सेट का सबसेट फाई तो होता ही है, और इसमें एक एलिमेंट है तो एक सबसेट बन जाएगा। तो एक तो फाई हो गया, एक 0 हो गया, तो देखो फाई और 0 किस में, ऑप्शन बी में है। पेन भी बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 30% क्वेश्चंस साथियों आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका माइंड कितना चल रहा है उस समय, उसके ऊपर डिपेंड करता है। होशियार सब होते हैं, लेकिन उस 2 घंटे में किसका माइंड बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन।
तो इसलिए एग्जाम से पहले आपको एकदम फ्री रहना है, रिलैक्स माइंड में रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जैसा चल रहा है चलने दो, अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं एग्जाम देने से पहले। तो माइंड ऐसा रखिएगा जब भी एग्जाम देना चाहे एकदम मस्त हो, फ्री माइंड से हो, कोई टेंशन बाजी ना हो, बस एक ही फोकस हो, मस्त होगा एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टेंशन लेने से तो गड़बड़ होती है। ऐसे क्वेश्चंस ये आपके, ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लेते हैं, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को एक दो बार कर लोगे तो इनसे आसान क्वेश्चन आपको कोई नहीं लगेगा। हम ये देखते हैं, हम घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, नहीं घबराना नहीं। आपको पता है सिंपल, जैसे हमने पढ़ा जो मॉडुलस एक्स होता है वो दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक माइनस एक्स में कब एक्स इज लेस देन जीरो होता है, और एक एक्स होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है। ये आप इक्वल कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर वाले में भी लगा सकते हैं, नीचे वाले में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही अब देखो इस मॉडुलस एक्स की जगह क्या है, वन। अब देखो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो जीरो है, एक्स बराबर जीरो है यहां से, तभी तो ये ब्रेक होता है जीरो पे। जैसे हमसे कई बार इंटीग्रेशन पूछता है -1 से 1 मॉडुलस ऑफ एक्स डीएक्स, तो हम इसे ब्रेक करते हैं कैसे, कि एक तो -1 से 0 और +0 से 1, इस तरीके से करते हैं कि नहीं करते, बताइए। अब -1 से 0 के बीच में माइनस एक्स आएगा, 0 से 1 के बीच में एक्स आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पे मॉडुलस एक्स देता है। लेकिन अब यहां मॉडुलस एक्स की जगह क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट निकलता था वो जीरो निकलता था, इसलिए इस इंटीग्रेशन को जीरो पे ब्रेक करते हैं। लेकिन यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। देखिए क्रिटिकल पॉइंट यहां से क्या निकलेंगे, इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, वन को मैं वन का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो यहां से क्या आया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक तो आया 1, एक आया -1। तो ये फंक्शन ब्रेक हो गया तीन पार्ट में, एक तो -2 से -1, एक -1 से 1, और एक 1 से 2। नंबर वाइज चलते हैं लाइन से, -2 के बाद क्या आएगा, -1, -1 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 2। अब वहां तो मॉडुलस एक्स था, तो हमें पता लग गया कि लेस देन जीरो पे एक्स पॉजिटिव होता, नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन पे पॉजिटिव होता है। यहां कैसे पता करेंगे, यहां हमारी लिमिट बताती है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होता है। कैसे, देखिए -2 से -1, अब देखो -2 से -1 के बीच में क्या आएगा, माइनस का 1.5 आएगा। मैं इस वैल्यू में पुट करूंगा 1 माइनस 1.5 का स्क्वायर, क्या आया 1 माइनस, ये आएगा 2.25, 15 का स्क्वायर 225, और 2 दशमलव बाद आएंगे। अब देखो यहां से क्या वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये जो मॉड है वो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू मतलब माइनस की देगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, ये ध्यान देना, ऐसे पता लगता है कि किस इंटरवल पे ये नेगेटिव वैल्यू होगी, किस इंटरवल पे पॉजिटिव। देखो फिर क्या आएगा, -1 से 1, -1 और 1 के बीच में क्या आएगा, 1/2 ले लो, 0.5 ले लो, 0 ले लो। अगर मैं यहां x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 1 माइनस 0 क्या मिलेगा, 1, 1 कैसी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव। आप कहोगे 1/2 ले लो, 1/2 0.5 लोगे तो 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर करो तो 0.25, तब भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इस इंटरवल में ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगी dx। फिर कौन सा इंटरवल है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 1.5 आएगा, तो यहां पुट करो 1 माइनस 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यहां -1, ये -2 और -1 के बीच में -1.5, यहां माइनस लोगे, यहां सॉरी, यहां माइनस लोगे तब भी वो पॉजिटिव ही निकल के आएगा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू -1.5 है, पॉजिटिव स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, अब यहां करोगे, देखो सेम यही तो बन रहा है, ये क्या दे रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव दे रहा है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब आपका इंटीग्रेशन तो आसान है ही, लिमिट पुट कर देना। कैसे करेंगे, देखो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन करो x³ माइनस का x, लिमिट लगा दो -2 से -1, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x,
और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन -1 से 1 लगा दो। देखिए जी अगला सवाल, अगला ये माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस, तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, -1 का एक्स हो जाएगा, 1 से 2 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो। पहले अपर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, -1/3 आएगा, यहां माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा, बीच में आता है माइनस, पहले ये रखोगे तो कितना आएगा, माइनस का 8/3, फिर यहां -2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही फिर पहले अपर लिमिट 1 - 1/3 माइनस, फिर लोअर लिमिट -1 + 1/3, ऐसे ही यहां पहले अपर लिमिट, ये क्या आ जाएगा 8/3 माइनस का 2, माइनस फिर लोअर लिमिट 1/3 माइनस का 1। अब इन्हें सॉल्व कर लो। देखो यहां से आप इन्हें सॉल्व करोगे तो 1/3 + 1 + 8/3 माइनस का 2 + 1 - 1/3 + 1 - 1/3 प्लस 8/3 माइनस का 2 -1/3 + 1। देखिए इस +1 और +1 2 से ये कट गया, ये +1 +1 2 से ये 2 कट गया। देखो -1/3 -1/3 -1/3 -1/3 क्या आ गया, माइनस का 4/3। अच्छा 8/3 8/3 कितना हो गया, 16/3 प्लस का 16/3। सॉल्व करोगे 16 में से 4 गए, कितने बचे, 12/3, 3 4 12, 4 हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लग तो रहा होगा कि सर इतना समय लग रहा है, भाई साहब इतना समय नहीं लग रहा है, ये आपको लग रहा है, मैं यहां समझा रहा हूं। जब आप इस क्वेश्चन की 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो चीजें आपको आसान लगने लगेंगी ऑटोमेटिक, गारंटी है। जब चीजें हम पहली बार पढ़ते हैं तो टफ लगती हैं, जब हम उन्हें बार बार रिवाइज करते हैं तब वो चीजें आसान लगने लग जाती है। टीजीटी का एग्जाम पहली बार दोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार कुछ नहीं आता, जब आप उसकी दोबारा तिबारा तैयारी कर लोगे तो आपको चीजें, बहुत चीजें आसान लगने लगती हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल। कॉमन टेंजेंट बतानी है, स्पर्श रेखा बतानी है दोनों सर्किल पे। तो दोनों सर्किल पे स्पर्श रेखा के लिए हमें दोनों के सेंटर पता होने चाहिए और दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, सेंटर्स के बीच की। सब पढ़ाया हुआ है सर्किल में। तो देखो कंपेयर कराओगे, अब मैं लिखूंगा नहीं, कंपेयर कराना इसे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से। तो यहां से देखो g की वैल्यू कितनी आएगी, -3, f की वैल्यू कितनी आएगी, -7, c की वैल्यू कितनी आएगी, 48। तो यहां से सेंटर क्या आ गया, -g -f, तो ये 3,7। रेडियस निकालेंगे तो क्या आएगा, √g², 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, माइनस का 48, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। और ये 10 कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है। समझ में आया, 3 पॉइंट समथिंग। पूरा नहीं लिख रहा हूं, आइडिया होना चाहिए एक बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसे कंपेयर कराओगे x² + y² + 2gx + 2fy + c से। तो यहां से 2gx की वैल्यू, 2g की वैल्यू -6 है, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। y वाला टर्म है नहीं तो f की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। तो सेंटर माइनस का g, f, तो 3, 0। रेडियस निकालोगे तो g², 3 का स्क्वायर 9, f 0, c 0। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। इसे मैंने मान लिया R1, इसे मैंने मान लिया R2। ये तो दोनों सर्किल की रेडियस है। ये क्या है, सेंटर। सेंटर को इसको मैंने मान लिया C1 और इसको मैंने मान लिया C2। तो दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, C1 C2 √x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 - 7 का स्क्वायर 14 और 14 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 7। अब चेक करो आप, क्या R1 + R2 डिस्टेंस के बराबर है, क्या C1 C2 बड़ा है R1 + R2 से। देखो अगर मैं R1 + R2 करूं तो क्या आएगा, 3 और 3 6 दशमलव कुछ समथिंग वैल्यू आएगी, लेकिन C1 C2 की वैल्यू क्या है, 7। तो R1 + R2 से बड़ी है कि नहीं। और जब उन सेंटर के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के सम से बड़ी हो तो इसका मतलब है जो हमारे सर्किल हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तभी तो इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है।
यहां पता है ये R1 होता है, यहां से यहां तक ये R2 होता है, तो ये तो बड़ा हो गई ना डिस्टेंस, ये बीच की डिस्टेंस ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, एक स्पर्श रेखा हमारी ऐसे जाएगी, एक स्पर्श रेखा हमारी ऐसे जाएगी, एक ऐसे टच करते हुए जाएगी, एक ऐसे टच करते हुए जाएगी। 4 स्पर्श रेखा होती है जब सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, एफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई दिया हुआ है, देन अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन पूछा है। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी बाई टू। तो ए की जगह क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस एफ वाई कॉमा एक्स अपॉन में 2 है, ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां x प्लस वाई की जगह x मिल जाए, x माइनस वाई की जगह y मिल जाए, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को तो मान लिया p, इस वैल्यू को मान लिया q। तो यहां से क्या आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू p और x माइनस वाई की वैल्यू q। जब आप इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आती है, p प्लस क्यू बाई 2 लिखा रखा है डायरेक्ट। भाई माइनस माइनस ये कट गए, 2x बराबर p प्लस क्यू, 2 नीचे चला जाएगा, याद होना चाहिए डायरेक्ट। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस क्यू बटे में 2, रख दो f p कॉमा क्यू इक्वल टू x की वैल्यू देखो, x और y दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 दूनी 4। बस देखो अब क्या करना है, P और Q, यहां क्या एक्स वाई, P को रिप्लेस कर दो x से और Q को रिप्लेस कर दो y से। तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 4। और अब आप रिप्लेस कर दो P को y से और x को, सॉरी Q को x से। तो यहां से क्या आएगा, y कॉमा एक्स, P को y से Q को x से, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे में 4। रख दो जी दोनों वैल्यू। अब आप डायरेक्ट देखो, आप लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों को जोड़ना ही तो है, दोनों को ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 0 बटे 16 क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, कमेंट के आंसर आपको मिल जाएंगे, ध्यान देना, ये मत सोचना कि आपके जवाबों का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, सबका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इन अ ट्राइंगल एबीसी द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 0 0, ए बी इक्वल टू 2, एंगल एबीसी इक्वल टू पाई बाई 3 एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ बीसी हैज द कोऑर्डिनेट 2, 0, देन हमसे पूछा है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा। सेंट्रॉइड क्या होता है भाई, अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, यहां बना, ये चलो मान लो यहां ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, ये सेंट्रॉइड होता है, कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसी तो निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता होने चाहिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एक त्रिभुज एबीसी है जिसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी दे रखे हैं मुझे 0 0। इसका मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं इस पे, 0 0 कहां होता है, यही तो होता है, ये 0 0 ही तो होता है। ये क्या बिंदु है हमारा, ये बी दिया हुआ है, इसे मैंने मान लिया 1, इसे मान लिया 2, इसे मान लिया 3, ऐसी 4, ऐसे करेंगे, ये बी बिंदु है। और क्या कह रहा है, ए बी इक्वल टू 2। अब मैं ए बी, ए किसको मानू, कहां मानू, अभी देख लेंगे। कह रहा है एंगल एबीसी पाई बाई 3 है, अच्छा जी ठीक है, आगे बढ़ो। एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का, अब बीसी का जो मिडिल पॉइंट है वो दिया हुआ है 2, 2,0 होगा कहां, यहां होगा, ये पॉइंट जो है वो 2,0 है। ये क्या है,
BC का मिडिल पॉइंट, इसका मतलब ये मिड बिंदु है, तो इसका मतलब जो C है वो कहां होगा हमारा, यहां होगा 4,0। अब देखो इन दोनों का मिडिल पॉइंट यही तो होगा, अब हमें C मिल गया। अच्छा जी, ABC मतलब कि ये बीच वाला एंगल B बिंदु पे π/3, ये 60, यहां पे 60 का एंगल बनाना है आपको। ये एक आइडिया बना ले, जरूरी थोड़ी है कि हम 10th के बोर्ड का पेपर दे रहे हैं जो 60 एंगल बनेगा ही बनेगा। ये क्या है, 60 है π/3। और क्या कह रहा है, AB इक्वल टू 2। अब AB ये 2 डिस्टेंस है, तो मैंने यहां से यहां कट कर लिया कि भाई यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 है। अब मैंने C को मिला दिया इससे, मिल गया ये वाला बिंदु, ये A मिल गया मुझे। अब A के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अब A के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये A है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट, r cos थीटा और r sin थीटा। तो देखो मुझे B भी पता है, C भी पता है, बस A के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। R क्या होता है, R ये है, ये जो डिस्टेंस है वो R है, ये जो डिस्टेंस है वो R है। थीटा आपको पता है, R की वैल्यू 2 cos थीटा, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, R की वैल्यू 2 sin थीटा का मान 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो 1,√3। तो जो हमारा A है वो क्या आ गया, 1,√3 आ गया। अब सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या निकल के आए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 1 + 0 + 4, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 3, √3 + 0 + 0, √3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से क्या आ गया, ये तो आया 5/3 और ये 1/√3, √3 से √3 टाइम्स कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या है, राइट आंसर है। जब भी कोई नया क्वेश्चन दिखे उसे पहले ध्यान से सॉल्व करो, 3 बार करो, 4 बार करो, कि जब ये नेक्स्ट टाइम पेपर में पूछा जाए तो आपका गलत ना हो क्वेश्चन। क्योंकि हमेशा जब एक नया क्वेश्चन पेपर में बनता है तो समझ लीजिए वो चाहे किसी भी स्टेट में बना हो, वो सभी स्टेट में घूमता है वो क्वेश्चन, रिपीट होते हैं, अलग अलग स्टेट के क्वेश्चंस पेपरों में रिपीट होते हैं। इसलिए ध्यान देना, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लगे तो उसे 3-4 बार हाथ से करने की कोशिश जरूर करना। चलिए आगे चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos स्क्वायर एक्स 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos x/2 प्लस sin x/2। आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। मैक्सिमम वैल्यू देखो मैंने क्या किया, यही थोड़ा सा बता देता हूं। ये 3 cos स्क्वायर एक्स है, ये मैंने क्या किया, इसे ब्रेक कर लिया, 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स और प्लस ये दिया ही है यहां पे cos x/2 प्लस sin x। अब देखो इसमें से मैं, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लूं तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, प्लस में sin स्क्वायर एक्स और प्लस में ये वैल्यू है ही। तो हमसे क्या पूछिए, मैक्सिमम वैल्यू। 3 तो यहां है ही, साइन मैक्सिमम कहां पर होता है, 1 पर मैक्सिमम होता है, तो 3 और 1 4, बचा क्या cos x/2 प्लस sin x/2। अगर इन दोनों का भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए और उसमें हम 4 जोड़ दें तो इस पूरी वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता लग जाएगी, इस पूरे फंक्शन की fx की मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको पता है इसे मैं कैसे फाइंड आउट करूं, आपको एक ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, क्या कि a cos x प्लस b sin x मैक्सिमम होता है कहां, √a² प्लस b²। मिनिमम कहां होता है, माइनस का √a² प्लस b²। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। यहां क्या है, cos x/2 प्लस sin x/2। इनके कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, मैक्सिमम चाहिए तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई हमारे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली 2। और देखो 4 यहां पर है ही, सॉरी √2 मिली, कितनी मिली रूट, तो 4 यहां पर है ही, 4 प्लस √2 हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। ठीक है आगे चलते हैं, अगला सवाल।
ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन को। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, आपको डायरेक्शन कोसाइंस पूछे तो अगर कोई एल एम एन अगर दिए हुए, इनके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल, अगर कोई वैल्यू दी हुई है, सपोज ए बी सी दी हुई है, ए बी सी दी हुई है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे बी अपॉन रूट और सी अपॉन ये सेम। लेकिन ये एबीसी नहीं है, ये हमें पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो हम क्या बनाएंगे? पहले एबीसी पॉइंट लेकर आएंगे। वो कैसे लाते हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 कॉमा 3 माइनस 1 2 और 1 प्लस 1 2। तो ये हमें क्या मिल गया? ए बी सी। अब इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस निकाल ले तो इनका क्या निकालो? स्क्वायर रूट। तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 9। तो ये क्या आया? 1/3 आया। ऐसे ये अगला क्या आएगा? 2/3 आएगा। फिर क्या आएगा? 2/3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, मैंने लिख के बताया है ये सवाल, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ए फोर्स एक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स है, किस एंगल पर लग रही है? 30 डिग्री पर लग रही है, विद हॉरिजेंटल। ये आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, ये F1 है, ये F2 है, ये इसका रिजल्टेंट R है। ये कितने डिग्री पर लग रहा है? 30 डिग्री पर लग रहा है। अच्छा, हॉरिजेंटल। इट्स रिजॉल्व पार्ट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ये इसे कहते हैं रिजॉल्व पार्ट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। कितना दिया हुआ है? 10√3। ये आर की वैल्यू हमें कितनी दे दी? 10√3। देन हमसे फोर्स पूछा है कितना होगा। ये आर की वैल्यू क्या है? 10√3 है। अब आपको पता होनी चाहिए क्या कि रिजॉल्व पार्ट क्या होता है हॉरिजेंटल में? क्या होता है? आर इक्वल टू F1 cos थीटा, और ऊपर की साइड क्या होता है? R इक्वल टू F2 साइन थीटा। R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10√3। हमें फोर्स पूछा है, फोर्स मतलब ये F1 की वैल्यू पूछी है। थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है? 30। कॉस 30, यहां 30 रखोगे, कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। √3 से √3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 दूनी 20। तो फोर्स हमारी कितनी आ गई? 20 आ गई, 20 kg ए। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया देन दी फोर्सेस। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इफ एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर देन एस इक्वल टू दिया हुआ है बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एस। एस की मिनिमम वैल्यू पूछी है। हमेशा ध्यान दिए, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे किसी भी फंक्शन की, जैसे हमें एस की पूछी है, तो एस हमारा क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल में होना चाहिए, या तो एक्स में हो या वाई में हो। नहीं है तो उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। जैसे हमें कंडीशन दी हुई है एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, हमसे इसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है। एस इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर। मैं y की वैल्यू यहां से पुट करूं तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन में x। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर अपॉन में x। तो यहां से क्या आया? ये ए स्क्वायर अपॉन में। अब मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिएगा। वो क्रिटिकल पॉइंट कहां से निकलता है? पहले उस फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं। एस डैश यहां से क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x स्क्वायर। मैंने माइनस आगे लगा दिया, 1/x स्क्वायर। इसे कहां रखते हैं? इसे 0 के इक्वल रखते हैं, तभी तो क्रिटिकल पॉइंट आता है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये से 0 में चला गया, ये 0 में पहुंच गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस सी ए अपॉन में बी। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा लिख देता हूं। x क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर आएगा। ये एक्स स्क्वायर है, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो x की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस सी ए अपॉन में बी। अब हमसे क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? वैल्यू कह रहा है।
मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट नहीं पूछा, वैल्यू पूछी है। और जब वैल्यू पूछता है तो डायरेक्ट जो हमारे पॉइंट्स आते हैं उनको फंक्शन में पुट कर दो। कहां पुट कर दो? फंक्शन में। वहां से हमें ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो जाता है कौन सा मैक्सिमम है वैल्यू है, कौन सी मिनिमम वैल्यू है। देखो यहां से दो पॉइंट निकले, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारे पास फंक्शन ये है। तो इस फंक्शन में ही तो रखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। मैक्सिमम मिनिमम बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो s इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है? सी ए अपॉन बी। पहले हम x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकाल लें, सी ए अपॉन बी, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में x है तो x क्या आ जाएगा? सी ए अपॉन में b, और b कहां चला जाएगा? ऊपर। ठीक है। अच्छा देखो, एक सी ए, एक सी ए से एक सी ए कट गया, एक बी से एक बी कट गया, तो यहां से क्या बचा? ए बी सी। यहां से क्या बचा? ए बी सी। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 2ABC। देखो 2ABC ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपका क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। अब आप खुद रख के देखना, x इक्वल टू माइनस सी ए अपॉन बी रख के देखना यहां पर। ठीक है, यहां माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, तो ये आएगा s इक्वल टू माइनस का 2ABC। ठीक है, और वो ऑप्शन में है नहीं, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 2ABC आ गई। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये कुछ सवाल थे आपके सामने जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और समझ में आते हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। जो नए हैं, चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाया करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें। जब भी आपकी क्लास हो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। ये घंटी सी आपको एक साइड में दिखाई देती होगी, उसको क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। काफी देर की क्लास हो चुकी है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में आता है तो बार बार उसकी प्रैक्टिस किया करें, लिख लिख के उन क्वेश्चंस को किया करें। बाकी मोटिवेशन मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूं क्लास के पहले ही पार्ट में। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत ही आपको एक दिन सफलता जरूर दिलाएगी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।